मौशी अहदाफ का जो टारगेट है वो हमने खुद नहीं रखा। हमने ये वादा IMF से किया है जिससे हमने कर्जा लिया है कि हम इतने अरसे में ये हदफ अचीव कर लेंगे और अब हम पर ये लाजिम है कि हमें वो अचीव करना पड़ेगा। अगर हम वो अचीव नहीं करते तो फिर जो अगली किस्तें हैं जो हमने कर्जे के तौर पर लेनी है उसमें मुश्किलात हो सकती हैं। अब जो आदाद शुमार सामने आ रहे हैं उसमें ये एक खबर सामने आई कि IMF मुतालबा कर रहा है कि आप एक मिनी बजट लेकर आएँ, क्योंकि जो तखमीना लगाया गया था उस हवाले से हम पीछे जा रहे हैं। ख़ास तौर पर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है ये कहा जा रहा है। फिर FBR को माली साल के पहले 4 माह में 188 अरब 80 करोड़ के शॉर्टफॉल का सामना है। पहले 4 माह के दौरान 191 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का इंकशाफ हुआ है और फिर शॉर्टफॉल के बायस IMF के साथ तय होने वाली शराइत के मुताबिक आने वाले महीनों में इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए मिनी बजट लाया जा सकता है। एक तो हो गया ये मामला। एक मामला था निजकारी का जिसकी खबरें हमने बड़ी सुनी और PIA के हवाले से ये निजकारी का मामला था और कहा गया और IMF की शराइत में से एक था और बड़े दावे किए गए कि ये निजकारी का अमल PIA से शुरू होना था और आगे बढ़ना था। लेकिन ये पहली ही निजकारी का अमल 2 दिन कबल हमने देखा, इसका मुझे तो लगता है मजाक बन गया। उसकी वजह यह है कि 10 अरब की पेशकश हुई है और 165 अरब रुपए के दावे किए जा रहे थे कि हम इस निजकारी में PIA के हवाले से हासिल कर लेंगे और सरकारी कीमत 85 अरब जो है वो सामने रखी गई थी और 30 मिनट का वक्त भी दिया गया ब्लू वर्ल्ड सिटी को कि वो अपनी बिड को बढ़ाए। एक ही बिडर था, उसके अलावा कोई और बिड करने वाला भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी मर्जी की बिड लगाई और ये मामला अभी तक लटका हुआ है। अभी ये देखेंगे कि क्या जो उन्होंने ऑफर किया उस पर हुकूमत मानती है। और खालिद साहब, ये मौशी अहदाफ से पहले ज़रा ये PIA वाला क्या हुआ, आपको क्या लगता है इसमें क्या हुआ? उसमें कोई एक मजाक हो तो मैं बताऊं आपको, इतने मजाक थे कि बिल्कुल तमाशा बन गया एक तरह से। उन्होंने ना सिर्फ ये कि 10 अरब की बिड दी और जब उनको बढ़ाने का कहा गया उन्होंने कहा हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये है कि हम 10 अरब रुपए भी वो कहते हैं हमारी हाउसिंग सोसाइटी उसके प्लॉट ले लो उसके बदले। तो वो यानी अजीब किस्म की सूरत हाल है। आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं कंसल्टेंट्स को। आप जब कोई प्राइवेटाइजेशन का काम करते हैं पूरा प्रोसेस होता है उसका, सारी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसके एसेट्स की एवेल्यूएशन होती है, रियल जो मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स होते हैं, जहाज़ों की कीमत लगी होगी, ज़मीन की कीमत लगी होगी, उन रूट्स के हवाले से देखा गया होगा कितने प्रॉफिटेबल रूट्स हैं वो और क्या कुछ उसमें पॉसिबिलिटी है आगे। तो उसमें से आप जो करके सारा ये प्रोसेस करके फिर आप बिडिंग पे जब जाते हैं तो उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर आपने बिडर्स को बीच में से वैसे निकालना शुरू कर दिया, वो उसमें इंटेंशन ये लगती थी कि जैसे आप खुद ही नहीं चाहते कि इसकी प्राइवेटाइजेशन हो, कि आप बहाने बना के नहीं जी ये आपका ये ठीक नहीं है, आपका वो ठीक नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। भाई ये जिन्होंने बिड की है ये कौन सी एयरलाइन चला रहे हैं, कोई दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन चला रहे हैं, इनका तो शायद सेसना जहाज भी नहीं कभी उड़ाया होगा इन्होंने अपने उसमें इन्वेस्टमेंट में। राव साहब, KPK वाले कहते हैं हम खरीद लेते हैं। इन चीज़ों का मजाक बनाना शुरू किया हुआ है तो वो करेंगे ना। आप स्टील मिल का हुआ था, आपको याद है, स्टील मिल का भी इसी तरह से मजाक बना के रख दिया था, सिंध गवर्नमेंट का हमें दे दो भाई हम चला लेंगे। तो वो फिर इसी तरह होता है। फिर आप जब खुद उसका मजाक उड़ाएंगे तो दूसरे क्यों पीछे रहेंगे, आपको फिर वो आड़े हाथों लेंगे, वो फिर आपको पूरी तरह छोड़ के आएंगे घर पे पूरी तरह से आपने जो मजाक किया है। असल बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं। हमने जब इस पर IMF का सारा पैकेज हुआ था, खुशी का इजहार अपनी जगह पे उसका कि हो गया जी ज़बरदस्त, बड़ा कमाल कर दिया। मैंने उस वक्त भी कहा था और बार बार हम ये बात कर रहे हैं, मसला IMF का नहीं है, मसला इंटरनेशनल डोनर्स का नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए मसला हमारा है। IMF के प्रोग्राम्स के ऊपर हमने कोई 26 में से 25 दफ़ा ये किया है कि प्रोग्राम लिया, कमिटमेंट की और साल बाद हम फिर आए बाएँ शाएँ करनी शुरू कर दी। हम वो कंडीशंस पूरी नहीं करते। अगर हमने पहले दूसरे चौथे प्रोग्राम में कर ली होती, 10वें में कर ली होती तो हम आज बहुत बेहतर सूरत हाल में होते। प्रॉब्लम ही ये है कि जब हम कंडीशंस पे एग्री करते हैं उसके बाद जब पूरी करनी होती है फिर हम करते हैं। अब हम कह रहे हैं जी रिव्यू करें IMF को। अभी वर्चुअल मीटिंग हुई जिसका आपने जिक्र किया FBR के साथ कि जी रिव्यू कर ले टारगेट हमारा, क्योंकि हमने जो इन्फ्लेशन पे फिगर्स दिए थे, हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के दिए थे और इंपोर्ट पे जो हम अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो उस तरह से नहीं हो रही, तो आप कर ले। उन्होंने कहा भाई आपने एस्टिमेट सोच समझ के लगाना था ना, अगर आपको पता था प्रोजेक्शन जितनी थी आपने करनी थी, हमने तो नहीं करनी थी। उन्होंने कहा जी हम नहीं कर रहे और वो धमकी लगा दी उन्होंने कहा जी अगला अगर आप नहीं करेंगे उसको। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है इसका FBR का,
उसमें ये बताया गया है, वो वज़ीर ख़जाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के साथ बैठ के कौन कौन क्या क्या खा रहा है, कितने हमने निकलवाने हैं इनसे। 7,000 अरब रुपए की चोरी FBI खुद मान रहा है कि होती है। अब मुझे बताएं कि 7,000 अरब रुपए अगर आप रिकवर करेंगे, अपना इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपरली, तो किसी की ज़रूरत पड़ेगी आपको? आप अगले साल सारा लोन उतार सकते हैं अगर आप अपना प्रॉपर टैक्स कलेक्शन शुरू कर दें। उसके बाद आपने कमिट किया 10 बिलियन आप ट्रेडर से इकट्ठा करेंगे। आपको पता कितना इकट्ठा किया है? 10 बिलियन के अगेंस्ट 1 करोड़। तो अब आप टारगेट इस तरह से, अगर इस साल में आपने खुद बता दिया 190 बिलियन का आपका है, और अगले दिसंबर तक 300 से 400 बिलियन का शॉर्टफॉल हो जाएगा, जिसमें 100 बिलियन नॉन टैक्स रेवेन्यू भी शामिल है। उसके बाद आप सूबों की आपने कमिटमेंट की थी कि सूबे इतना सरप्लस करेंगे अपना रेवेन्यू में, तो 3 सूबों ने किया, बलूचिस्तान ने भी किया, सिंध ने भी किया, KP ने किया। पंजाब 160 बिलियन नीचे चला गया, तो उससे आप वो टारगेट भी मिस कर गए तकरीबन आप कह लेंगे 182 बिलियन से। तो मसला ये है कि हम जो काम संजीदगी से हम ले नहीं रहे, इन चीज़ों को संजीदगी से हम कर नहीं रहे। अगर हम संजीदगी से नहीं करेंगे तो IMF वाले बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने ये करना है। इस दफ़ा वो आपको टाइट करेंगे, इस दफ़ा आपको दूसरी किस्त नहीं मिलने लगी अगर आप ये चीज़ें एड्रेस नहीं करेंगे। और उसके एड्रेस करने का तरीका ये है कि मेरी गर्दन में और शिकंजा कस देंगे। जो ऑलरेडी दे रहा है, जो टैक्स पेयर हैं उनको मज़ीद टाइट कर देंगे, सेल्स टैक्स बढ़ा देंगे, कुछ और चीज़ें बढ़ा देंगे, इनकम टैक्स बढ़ा देंगे। तो जो आपने ट्रेडर से 10 बिलियन लेना वो आप नहीं लेंगे। तो ये मसाइल है, उससे आप अनरेस्ट क्रिएट होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी और मईशत आपकी ट्रैक पे वापस नहीं आ सकेगी। राइट। राव साहब, एक जिक्र किया नजमुल साकिब साहब ने, कुछ गलतियां हुई, तो ज़रा आप इसको एलैबोरेट करेंगे हमारे पास गलतियां क्या हुई माजी के अंदर, और फिर 2014 के बाद आपको क्यों लगता है कि ये बिल दोबारा लाने की ज़रूरत पेश आई? जी बिल्कुल, आपने जिक्र कर दिया। मैं यही कहने लगा था कि ये एक नया बिल नहीं है, ये पहले सनसेट क्लास के साथ आया था APS के बाद 2014 में, और उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी मिलिट्री कोर्ट्स की। तो उसके बाद ये 2016 में लैप्स हो गया, सनसेट क्लास थी क्योंकि इसके अंदर लिखी हुई, तो उसके बाद ये दोबारा से अब इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, और अब भी 2 साल के लिए ऊपर। वो पहली इंडिकेशन इससे ये आती है हमें कि जो 2014 में सिचुएशन थी APS के बाद, तो वो शायद खुदा ना खास्ता दोबारा हम उसी किस्म की सिचुएशन में चले गए, बढ़ गई। इसका मतलब है हम वापस उसी सतह पे चले गए, और वो बहुत डेंजरस इंडिकेशन है ये। और इसके लिए जो बहुत बुनियादी बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि इस किस्म की लड़ाई जितनी भी होती है, टेररिज्म के ख़िलाफ़ हो या मुल्क के अंदर जो फसाद हो रहा होता है, उसके ख़िलाफ़ बहैसियत कौम आप लड़ाई लड़ते हैं। आप अगर कौम तकसीम होती है तो ये लड़ाई कभी इफ़ेक्टिवली नहीं लड़ी जा सकती। जब तक अंदर से मदद शामिल ना हो, इस किस्म के एलिमेंट्स फ़रोग नहीं पाते। उनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट मौजूद होती है तो वो ये काम कर रहे होते हैं। उसके लिए हमने बहुत सी कुर्बानियाँ भी दी हैं, बहुत सी एफ़र्ट्स भी की हैं। और एक बहुत बुनियादी चीज़ जो ज़हन में रखनी चाहिए, ये फ़ौज का मसला नहीं है, और ना ही फ़ौज की ऑब्लिगेशन है कि वही इसको करेगी या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसको करेगी। ये हम सब की जो हुकूमत है, चाहे सिविलियन है, आम शहरी है, हर बंदे का उतनी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि ये बहसियत कौम, बहसियत मुल्क हमें मुतासर कर रही है हर पहलू से। आपने उसका जिक्र भी किया, माशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो, एथनिक डिवाइड हो, रिलीजियस डिवाइड हो, तो वो तकसीम बढ़ती है इन सारी चीज़ों से जितना भी है। और इसको बहसियत कौम हमको सबको एक ही एंगल से, एक ही नज़र से और एक ही तरह देखना चाहिए। अब जो लॉ एंड ऑर्डर की ओवरऑल सिचुएशन है उसके हम देख लेते हैं। उसमें एक कैपेसिटी जो है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की सिविल साइड के ऊपर, उसकी बात KP में बहुत काम हुआ, उसके ऊपर वो बिल्ड की गई। फिर इंटेलिजेंस हमारी जो कोऑर्डिनेशन, नेक्टा बना सारा, उस कोऑर्डिनेशन की हमने बात करते हैं, वो कितनी इफ़ेक्टिव है। फिर आ जाता है कि हमने जो सारा अब तक एफर्ट किए, कॉम्बिंग ऑपरेशन किए हमने बहुत से इलाकों से, और जिससे बहुत नीचे चली गई ये सारी सर्च जो थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने के करीब चली गई। तो ये दोबारा से जो हो रही है उसमें कौन सी ऐसी कुव्वतें हो सकती हैं, कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो इसको फ़रोग दे रहे हैं। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल उसमें हमारे जो दुश्मन है वो भी हैं, फिर अफ़गानिस्तान की जो डिस्पेंसेशन है उसकी तरफ से हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो उन लोगों को मौका मिल रहा है तो हमें दोबारा से टारगेट करने का। अब ये है कि आखिरी बात, क्या ये जो हिफाजती तहवील में जब लिया जाता है
तो उससे कोई मसला हल होता है। अंग्रेज़ के दौर से ये कानून चला आ रहा है और मुख्तलिफ कवानीन में इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। हमारे इसमें इस कानून में भी 1997 के एंटी टेररिस्ट एक्ट में भी हुआ। उसके बाद फिर पाकिस्तान प्रोटेक्शन अभी हुआ है एक्ट पास 2024 में, उसमें भी है। फिर हमारे जो इसमें जो मुझे सबसे डेंजरस चीज़ जो नज़र आती है वो आर्टिकल 10 का इसमें जिक्र किया गया है आइन के, कि उसके तहत जो गिरफ्तारी होती है आपने 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है, वो सारा प्रोसेस जो है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसमें 10 का इतलाक उस तरह से नहीं होगा, ये 10(3) हमें बताता है। तो उस वहाँ जाके फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे खदशात और सारी चीज़ें वो फिर आती है। फिर रिसेंट पॉलिटिकल हिस्ट्री है 2-3 साल की जो हमारी, कि यहाँ छींक भी आती है तो ATA लगा दिया जाता है। पहले तो इस पर थोड़ा सा हुकूमत को सोचना चाहिए कि ATA जो एक्ट है उसका मजाक बना के रख दिया गया है, उस मजाक को ख़त्म किया जाए ताकि लोग इसको सीरियसली ले। अगर आप किसी पे टेररिज्म का लगा रहे हैं चार्ज, तो वो टेररिज्म का ही होना चाहिए। अभी हमने देखा वो वकील थी ईमान मजारी और उनके हस्बैंड, उनका कुछ झगड़ा हुआ वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले से, उन पे भी ATA लग गया। तो वो इस वजह से ये जो शकूक शुबहात की आपने बात की, वो इस वजह से पैदा होते हैं। ज़रूरत है और बड़ी सीरियस ज़रूरत है और बहैसियत कौम सबको इसको इंडोर्स करना चाहिए।